मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 6 जनसंख्या के क्वेश्चन आंसर। तो जनसंख्या के जो पार्ट के अंदर के जो प्रश्न उत्तर, जो न्यू टाइप वाले प्रश्न उत्तर बनते हैं, वो आपको पहले बताए जा चुके हैं। ये पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो यह आएगा प्रवास और आगमन दोनों क्षेत्रों में। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा भाग अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का परिणाम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को दर्शाता है? तो जनसंख्या वृद्धि की दर में। तो और फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है? तो जिसकी उम्र 7 वर्ष या वह किसी भी भाषा को समझ या उसके साथ पढ़ सकता है, तो वह व्यक्ति कहलाएगा, साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। फिर आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारक है। फिर आता है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। तो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमने जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। और देखिए 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही थी? तो 1981 में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट होने का मुख्य कारण जन्म दर में धीरे धीरे कमी आई। जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 81 के दौरान 24.66% थी, जो 2001 से 11 में कम हो गई और यह 17.64% पहुंच गई है। फिर देखते हैं आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो आयु संरचना किसी राष्ट्र में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है, जैसे स्कूल जाने वाले जनसंख्या, श्रम करने वाली जनसंख्या, विवाह योग्य जनसंख्या, मतदाताओं की जनसंख्या आदि। जन्म दर किसे कहेंगे? तो जन्म दर से आशा 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म लेने को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर से आशा 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से है। मृत्यु दर में निरंतर गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आयु, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% शहरी जनसंख्या है, और 2011 में यह बढ़कर के 31.80% हो गया है। मतलब जो ग्राम से शहरों की ओर लोगों का जाना अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के भीतर किसी देश, राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन। और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आयु, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है।
वृद्धि को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच का क्या संबंध है? तो देखिए कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से आशय कुल जनसंख्या के उस अनुपात से है जिसमें जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी है। दूसरे शब्दों में कुल जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में किस अनुपात में लगी है, इसी को जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण कहते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन करने वाले लोग, उद्योग और भवन और निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन, संचार और वाणिज्य, प्रशासन सेवाएं सम्मिलित है। यदि किसी देश के कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है तो वह उस देश की आर्थिक विकास के निम्न अवस्था में माना जाता है। इसके विपरीत यदि किसी देश में कृषि पर बहुत कम प्रतिशत निर्भर होता है तो उस देश का विकास माना जाता है। मतलब जिस देश में कृषि पर की निर्भरता कम है उस देश का विकास तीव्रता से होता है। किंतु आर्थिक विकास के साथ साथ दशाएं बदलने लगती है और प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने लगता है और श्रमिक निर्माण उद्योगों की ओर आने जाने लगते हैं, क्योंकि विकास के साथ साथ उनकी आय बढ़ती है। इससे उद्योग निर्मित वस्तुओं के लिए मांग भी तेजी से बढ़ती है, जिससे उद्योगों का विस्तार होकर वहां रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। निर्माण क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य जनसंख्या कैसे लाभकारी है? स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? तो किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या की कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है और समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वस्थ जनसंख्या संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करती ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों का मानवीय संसाधन होता है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र की उन्नति मानवीय संसाधन संगठित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। निसंदेह किसी भी राष्ट्र की जनशक्ति संसाधन राष्ट्र की पूंजी माने जाते हैं, लेकिन इन संसाधनों का समुचित उपयोग न हो और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध न किए जाए तो साधन देश के लिए भार स्वरूप बन जाते हैं। मानव की प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हुए राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देता है, अर्थात राष्ट्र की प्रगति स्वस्थ जनसंख्या पर निर्भर करती है। फिर हम देखते हैं प्रश्न 6वां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य विशेषताएं क्या है? 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। इस नवीनतम संशोधित जनसंख्या नीति के अनुसार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जीवन में गुणात्मक सुधार किए गए। जानना आवश्यक है ताकि मानव शक्ति समाज के लिए उत्पादक पूंजी में परिवर्तन हो सके। इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तात्कालिक उद्देश्य गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास करना। मध्यकालीन उद्देश्य सन 2010 तक कुल प्रजनन दर को घटाना। दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास हेतु स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य को प्रदान करना। इस नीति में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सामाजिक जननांकी लक्ष्य भी घोषित किए गए हैं। तो क्या लक्ष्य है? देखिए, बुनियादी प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, आपूर्तियों तथा आधारभूत ढांचे से संबंधित अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना। 14 वर्ष तक की उम्र तक विद्यालय शिक्षा को निःशुल्क करना और प्राकृतिक और माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर में 20% तक की कमी लाना। शिशु मृत्यु दर को 100 से नीचे लाना। सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा गंभीर बीमारियों की रोकथाम करना। कन्याओं के विवाह पर 20 वर्ष की उम्र के बाद करने के लिए प्रोत्साहन करना और सभी प्रसव संस्थाओं में प्रशिक्षित प्रसव नर्सों का 100% होना। गर्भ निरोधक व्यापक विकल्पों की जानकारी देना।
जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का 100% पंजीयन, एड्स के खतरनाक बीमारी के फैलने पर रोक का प्रयास। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग इन प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट्स तैयार कीजिए। आप लोगों की नोट्स ही आप लोगों की तैयारी का मुख्य उपाय है। तो इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।